Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here once again with Cognitive Psychology and we are on lecture number 35. Today we shall continue to discuss concepts. As you may recall, we spent a good deal of time discussing what concepts are in the previous lecture. Just to refresh your memories a little bit, concepts are internal mental representations of categories. Do you remember what categories are? Category क्या होती है? Category होती है एक कोई भी objects का एक group जिसमें कुछ essential features similar होते हैं, ठीक है? तो birds is a category, animals is a category, fish is a category. उर्दू में अगर हम कैटेगरी की मिसालें दें तो जैसे मैंने कहा परिंदा है, जानवर है, ठीक है? तो इसी तरह फर्नीचर वाज अनदर एग्जांपल दैट वी यूज अ लॉट इन डिस्कशन ऑफ कैटेगरीज. इन कैटेगरीज की जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट जो है वो चूंकि इंटरनल होता है इसलिए इट डजंट हैव टू एग्जैक्टली बी लाइक द कैटेगरीज इन द वर्ल्ड, ठीक है? सो दिस इज वन डिस्टिंक्शन दैट आई थिंक स्टूड आउट इन आवर डिस्कशन इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स वी लुक्ड एट 3 different kinds of ideas, 3 different kinds of representations that are possible for the word concept. One representation is in the form of necessary and sufficient features, also called essential features or also called critical features. Necessary and sufficient features के बारे में आपसे जो बात हुई थी वो ये थी कि जनाब कुछ features जो हैं वो तो necessary हैं जिनके बगैर वो कैटेगरी नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट जो है उस कैटेगरी का मेंबर नहीं होगा, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो और कैटेगरीज में भी हो सकते हैं. तो हमें कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो और कैटेगरीज में ना हो, तो वो भी डिफाइनिंग फीचर्स या एसेंशियल फीचर्स या क्रिटिकल फीचर्स या सफिशिएंट फीचर्स में आएंगे. सो दैट वाज वन वे ऑफ लुकिंग एट कॉन्सेप्ट्स, one way of representing concepts in the mind. The other possible representation mode was that of a prototype. And the idea here was that different features of objects within a category are averaged. And these averages are combined to form a prototype. Okay? Is this clear? Because I can repeat it. If it's not clear, I can repeat it. Prototype क्या है? मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स एक कैटेगरी के अंदर हैं उन ऑब्जेक्ट्स को लेके उसमें जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनको एवरेज कर लिया गया, और उस एवरेज उन जो फीचर्स की बनी है, हर फीचर की जो एवरेज बनी है उसको इकट्ठा करके एक प्रोटोटाइप बनाए. नाउ द प्रॉब्लम विद प्रोटोटाइप्स इज दैट समटाइम्स द कैटेगरीज आर टू ब्रॉड फॉर एनी प्रोटोटाइप टू बी फॉर्म्ड. सो व्हाइल यू कैन सी कि जनाब हम चेयर का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, मेरे ख्याल में हम अगर 10 मुख्तलिफ चेयर्स भी रखें, 50 मुख्तलिफ किस्म की चेयर्स भी रखें और उनकी हम डिफरेंट फीचर्स की एवरेज निकालें, मसलन आर्म्स हैं, चेयर की लेग्स हैं, चेयर में सीट है, चेयर में बैक है, इन सारे फीचर्स की हम एवरेज निकालें तो जो प्रोटोटाइप चेयर का बनेगा वो चेयर से कुछ रिजेंबल ही करेगा, आई थिंक. ठीक है? सो मे बी वी कैन मेक प्रोटोटाइप फॉर अ थिंग कॉल्ड चेयर, एंड दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग सम एविडेंस इन द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी विल शॉर्टली डिस्कस ऑफ प्रोटोटाइप्स. बट what about categories like furniture? एक सोफे को और मेज को आप जब एवरेज उनकी निकालेंगे फीचर्स की, सोफे की टांगों की और मेज की टांगों की, सोफे की सीट की और मेज की तो कोई सीट ही नहीं,
तो उनके जो फीचर्स की आप एवरेज निकालेंगे तो कुछ अजीब सी चीज बनी. पंजाबी में जैसे हम कहते हैं ना कि जी ये क्या चीज है, ये चिड़िया है, या पंजाबी में कहते हैं चिड़ी है कि कुगी है, तो इनको मिला के वो कहते हैं जी ये चिरड़ कुग बन गया, कि ना ये चिड़िया रही है ना ये कुगी रही है. इट्स द सेम काइंड ऑफ आइडिया कि जब आप एक सोफे का और मेज का और फिर एक बिस्तर का आपस में वो एवरेज करेंगे फीचर्स, तो इट बी लाइक अ चिरड़ कुग, इट विल बी लाइक समथिंग that is that you can't make head or tail of, and it will not be a representative category of a representative example of the category. So वो जो प्रोटोटाइप की में होना चाहिए वो उस लेवल पे कैटेगरी में नहीं होता. So that is a problem that we need to consider with prototype. Then I showed you picture of a bird to inspire you perhaps. But the purpose was to stress a point that for most basic level categories, perhaps we don't have prototypes stored in our heads, we have exemplars. Exemplars are like pictures in the head, pictures of specific objects. ठीक है? मसलन let's say मैं आपसे कहता हूँ जनाब घर, आपके जहन में क्या आएगा? अपना घर आएगा या किसी और का घर आएगा, मगर बहरहाल एक मकान आपके जहन में आएगा. rather than the word घर and written in Urdu on a piece of paper. हो सकता है कुछ साहिबान ये भी देखें, खासतौर पे उस वक्त देखें जब मैंने कह दिया है, तो हो सकता है उसके बाद लोगों के जहनों में कागज पे लिखा हुआ घर भी आ जाए. लेकिन chances are when I mention the word, chances are you will see an example of it, and that is called the exemplar theory. Now, Roche and Lakoff, two psychologists, and a lot of other colleagues and graduate students that were working with Roche in the 1970s, did a lot of experiments on figuring out concepts and categories and prototypes and exemplars. What did they find? They found a lot of evidence for prototypes at the basic level or the subordinate level. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको चीज़ें दिखाई, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स दिखाए, और उन्होंने कहा कि जनाब जो बेसिक लेवल है, जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि चेयर की तो प्रोटोटाइप जहन शायद बना पाए, फर्नीचर की प्रोटोटाइप नहीं बना पाएगा. तो रॉश और लैकॉफ ने काफ़ी एविडेंस इकट्ठा किया थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट शोड के जनाब बेसिक लेवल पे शायद प्रोटोटाइप्स बनते हों कुछ चीज़ों के, नॉट फॉर एवरीथिंग. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट basic level categories, superordinate level categories, and subordinate level categories. Do you remember this? We mentioned this in the previous lecture. I'll refresh your memory. Subordinate level पे वो चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा specific example हो और low level हो hierarchy में. जैसे a living room chair is a subordinate category and the basic category is a chair. चेयर की बहुत सी अक़साम है, उनमें से एक किस्म है a living room chair. So a living room chair is a subordinate category. A chair belongs to the basic category level. And furniture is a superordinate category. ठीक है? तो ये तीन levels हमने determine कर लिए. एक में बहुत specific example है, एक में एक general phenomenon है जिससे हमारा direct contact होता है most of the time, और तीसरी and highest level पे फर्नीचर है which is a superordinate abstract category. अब रॉश और लैकॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लोगों को एक लिविंग रूम चेयर की तस्वीर दिखाई गई. ठीक है? दे वर शोन द पिक्चर ऑफ अ चेयर फ्रॉम अ लिविंग रूम, जिसको हमारे यहाँ ड्राइंग रूम कहते हैं, उसकी एक चेयर दिखाई गई, उसकी तस्वीर. एक ग्रुप को कहा गया कि जनाब यू विल बी शोन अ पीस ऑफ फर्नीचर. If you are shown a piece of furniture instead of something else, please press yes.
There is a button that says yes, the button that says no. If you are shown a piece of furniture, press yes. The second group was asked, you will be shown a chair. If you see a chair, press yes. And the third group was asked, you will be shown a living room chair or not. If you think it is a living room chair, press yes. तो तीनों केसेस में तस्वीर एक ही है. एक ग्रुप को कहा गया है कि जनाब आपको एक पीस ऑफ फर्नीचर दिखाया जाएगा या कुछ और अगर पीस ऑफ फर्नीचर देखेंगे तो यस प्रेस कीजिएगा. दूसरे को कहा गया अगर चेयर नजर आए तो यस प्रेस कीजिएगा. और तीसरे ग्रुप को कहा गया कि अगर लिविंग रूम चेयर दिखाई जाए तो यस प्रेस कीजिएगा. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? कैन यू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स? हम इसमें इंटरेस्टेड क्या है? गलत जवाब नहीं है क्योंकि उसमें तस्वीर तो दिखा रही है हमें, ठीक है ना. लोगों ने यस और नो में तो गलती करनी ही नहीं है. Unless they are brain damaged or something, they won't make a mistake. What we are interested in finding out is कि कितना टाइम लगता है हर केस में. जिसको कहा गया कि फर्नीचर है या नहीं है और उसे एक लिविंग रूम चेयर दिखाई जाती है, और जिसको कहा गया कि चेयर दिखाई जा रही है या नहीं, और जिसको कहा गया कि लिविंग रूम चेयर दिखाई जा रही है कि नहीं, उनके हमने रिएक्शन टाइम नोट करने. कितनी देर लगती है उन्हें बटन प्रेस करने में. वो टाइम जो है वो सेकंड के 1000वें हिस्से तक, मिली सेकंड तक काउंट हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रिजल्ट्स? हु इज द विनर? सब्जेक्ट्स वर फास्टेस्ट एट द बेसिक लेवल. यानी जब उन्हें फर्नीचर कहा गया तो उन्होंने देर लगाई, जब उन्हें लिविंग रूम चेयर कहा गया तो उन्होंने देर लगाई, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि चेयर है कि नहीं तो दे वर फास्टेस्ट. यानी response to the chair was faster than furniture or living room chair. Roche and Lakoff ने जो conclusion इसे draw की, जो inference उन्होंने draw की, उन्होंने कहा जनाब it seems that subjects identify objects at basic level. यानी जैसे ही उन्हें चीज वो देख रहे हैं ना, उसके फीचर्स को वो देख रहे हैं, फीचर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं अपने ज़हन में और उससे फिर उसे मैच कर रहे हैं, वो बेसिक लेवल पे करते हैं. वो पहले ये नहीं देखते कि ये चीज फर्नीचर है कि नहीं, वो पहले ये नहीं देखते कि ये चीज लिविंग रूम चेयर है कि नहीं. वो पहले उसे आइडेंटिफाई जब कर रहे होते हैं तो बेसिक लेवल कैटेगरी पे करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये चेयर है कि नहीं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. रिकग्निशन, Roche argues, is done at the basic level, at the intermediate level. And then they make an inference. Chair is a piece of furniture. This is a chair. Therefore, this is a piece of furniture. अच्छा, यानी पहले उन्होंने जो रिकग्निशन की है वो चेयर की है, उस कैटेगरी की है. अब ऊपर जाने के लिए, फर्नीचर तक जाने के लिए उन्होंने पहले चेयर को रिकग्नाइज किया और कहा दिस इज अ चेयर, चेयर बिलोंग्स टू फर्नीचर, देयरफॉर दिस इज फर्नीचर. फिर उन्होंने यस दबाया. सो दैट इज व्हाट टुक देम लॉन्गर. But what about living room chair? Again, what we are arguing here is, what Roche is saying is, कि पहले उन्होंने चेयर को आइडेंटिफाई किया कि है तो चेयर, ठीक है. Then they looked for certain features to see whether it was a living room chair or some other kind of chair. तो अब उन्होंने कुछ distinguishing features ढूंढे, ठीक है ना. मसलन चेयर खुली है, गहरी है, आर्म रेस्ट बड़ी हैं, सोफा नुमा है या डेकोरेटिव स्टाइल है उसका. तो दे देन looked for specific distinguishing features to identify the subordinate clause. पहले उन्होंने यही फैसला किया कि चेयर है कि नहीं. So that one thing is clear. But now an interesting discussion can emerge out of it. What about carpenters? Would they not be faster at subordinate level? यानी एक कारपेंटर जो है, जो कि सोफे बनाने का और चेयर्स बनाने का काम करता है और डेली बेसिस पे जो है वो लिविंग रूम चेयर्स भी बना रहा है और डाइनिंग रूम चेयर्स भी बना रहा है और तरह तरह की चेयर्स बना रहा है, ऑफिस चेयर्स भी बना रहा है, उससे उसको कोई एडवांटेज होगा इस चीज में सबऑर्डिनेट लेवल पे? विल ही बी एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई, will he have accessible to his mind the picture of a living room chair faster than an ordinary person?
What do you think? What's your guess? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या एक कारपेंटर जो है, एक मिस्त्री जो है, वो सबऑर्डिनेट लेवल पे रिकग्निशन बेहतर कर सकेगा, जल्दी कर सके? That's a question to consider seriously. We know this experiment, to the best of my knowledge, hasn't been done with carpenters. But there is evidence to suggest that experts in an area might be very quick to make subordinate classifications in their area of expertise. ठीक है ना? कोई भी शख्स भी जो है हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं होता ना, तो जो उनका एक्सपर्टीज का एरिया है उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट लेवल के लिए भी क्विक होने चाहिए. दैट वाज द असम्पशन दैट रॉश एंड हिज कॉलीग्स टेस्टेड इन 1976. उन्होंने क्या किया कि डॉग एक्सपर्ट्स, वो लोग जो डॉग्स को ट्रेन करते हैं, उनकी साइकोलॉजी जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, डॉग एक्सपर्ट्स लिए, और बर्ड एक्सपर्ट्स लिए, वो लोग जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं, बर्ड्स के साथ काम करते हैं, बर्ड्स को ट्रेन करते हैं वगैरह. एंड दे शोड देम कलर्ड पिक्चर्स ऑफ डॉग्स एज वेल एज बर्ड्स. अब उसमें 3 ग्रुप्स किए गए, 3 मुख्तलिफ कंडीशंस की गई. एक में पूछा गया यू विल बी शोन एन एनिमल, इफ यू सी एन एनिमल प्रेस अ बटन. दिखाया उन्हें या डॉग जाना था या बर्ड जाना था, लेकिन कहा गया एनिमल एक ग्रुप को. दूसरे ग्रुप को कहा गया यू विल बी शोन आइदर अ डॉग और अ बर्ड, इफ इट इज अ डॉग और अ बर्ड प्रेस द बटन. तीसरे केस में कहा गया यू विल बी शोन अ बीगल, जो कि कुत्ते की एक किस्म है, और स्पैरो, बर्ड की एक किस्म है. सो व्हाट वी हैव हियर इज 3 लेवल्स. एनिमल जो है वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी, डॉग और बर्ड जो है वो बेसिक लेवल कैटेगरी है, और बीगल और स्पैरो जो है वो सब ऑर्डिनेट लेवल कैटेगरी. अब इसमें आपके ख्याल में एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट है? जब डॉग एक्सपर्ट्स को बर्ड्स दिखाए गए तो दे वर फास्टेस्ट एट बर्ड्स इन द बर्ड्स कंडीशन rather than in the sparrow condition. So because they were, as far as birds were concerned, dog experts were like laymen. So they were first recognizing the object at the basic bird level, then making a finer distinction for sparrow. इसी तरह जो bird experts को dogs दिखाए गए तो they were like lay people. They were fastest at the dog condition and then slower at either the animal or beagle condition. But in their area of expertise, experts were as fast at the subordinate level as at the basic level. अब ये मजे की बात कि जो बर्ड के एक्सपर्ट्स थे ना, उन्हें जब स्पैरो दिखाया कंडीशन में डाला गया, कहा कि you might see a sparrow, तो आपने बटन प्रेस करना है जैसे स्पैरो नजर आए. They were as fast on sparrow as they were on bird. इसी तरह डॉग एक्सपर्ट्स जो थे they were as fast on beagle as they were on dogs. Animal में फिर they were slower both. तो ये चीज जो है, इससे क्या पता चलता है, वही जो हमने कारपेंटर की बात की थी कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसके लिए जो सब ऑर्डिनेट लेवल कैटेगरीज जो हैं वो भी उतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं जितनी के बेसिक लेवल कैटेगरीज. सो दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एंड इट टेल्स अस दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन वन लेवल एंड द अदर लेवल इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस rather than a limitation of the mind. Now what I am showing you now is the basis of a very, very interesting experiment, in my opinion. आपको इस वक्त 3 रोज नजर आ रही हैं स्लाइड में, और जो टॉप रो है उसमें हमने कुछ फेसेस जनरेट किए. स्टीवन रीड इन एक्सपेरिमेंटर का नाम है,
and he's a very well known cognitive psychologist. और उन्होंने टॉप लेवल में कुछ फेसेस जनरेट किए और जो उसके नीचे रो है उसमें भी कुछ फेसेस जनरेट किए. अच्छा, अब टॉप रो में जो फेसेस हैं उसको उन्होंने नाम दे दिया है कैटेगरी 1, और जो उससे नीचे जो रो है उसमें जो फेसेस हैं उनको नाम दे दिया कैटेगरी 2. और सब्जेक्ट्स को कहा गया कि जनाब आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के फेसेस को अच्छी तरह से स्टडी कर. सो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल. लुक एट दीज फेसेस. टॉप रो में जो फेसेस हैं वो कैटेगरी 1 है, उससे नीचे जो रो है उसमें जो फेसेस हैं वो कैटेगरी 2 है. नाउ having studied the faces in some depth for a considerable amount of time, they were asked, the subjects were shown novel faces, faces that were not included in either category 1 faces or category 2 faces. And subjects were asked, does this face belong to category 1 or category 2? Now, what did the subjects do? This would be an interesting thing to talk about. And what Stephen Reed generated 4 different possibilities. He said the subjects could follow one of these 4 strategies. The first one he called the nearest neighbor rule. If the novel face that you are being shown resembles an item in the category faces, in the original faces, then that does it. ठीक है, तो सब्जेक्ट ने क्या किया है, उसने जो नॉवल फेस दिखाया है उसको ओरिजिनल लाइन में ले गया है और उसके साथ कंपेयर किया है और फिर दूसरी कैटेगरी के फेसेस से भी कंपेयर किया है. तो अगर किसी एक फेस के साथ वो मैच करता है बहुत ज़्यादा तो उसी कैटेगरी में उसने उस फेस को डाल दिया. दिस इज व्हाट ही कॉल्ड नियरेस्ट नेबर रूल. द सेकेंड रूल ही सेड दैट कुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट्स इन डिसाइडिंग वेदर अ फेस बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, दैट ही मैचेस टेस्ट आइटम ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सिमिलैरिटी. कि ऑन द एवरेज ये फेसेस इससे ज़्यादा मिल रहे हैं या कैटेगरी 1 के फेसेस इससे नॉवल फेस से ज़्यादा मिल रहे हैं या कैटेगरी 2 के. The third rule that Reed came up with was the prototype rule. के subjects जो हैं वो कैटेगरी 1 के फेसेस के फीचर्स को एवरेज करके उनकी एक पिक्चर बनाते हैं जहन में अपने, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और उस प्रोटोटाइप से मैच करते हैं. And the fourth rule he came up with was feature frequency rule. कि अगर कोई फीचर जितनी दफ़ा कैटेगरी 1 में आया है उतनी ही दफ़ा वो टेस्ट आइटम में आया है तो फिर वो कैटेगरी 1 का होगा, और अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैटेगरी 2 से ज़्यादा मिल रही है तो फिर वो कैटेगरी 2 में बिलोंग करे. नाउ these rules were generated prior to actually doing the experiment, and the idea was that if subjects respond to the faces according to any one of these rules, the answers will be different, the predictions will be different, the kinds of judgments they will make will be different based on different strategies. What did they find? What they found was that prototype strategy was the most frequently used strategy. Feature frequency was second best, and exemplar models, which were nearest neighbor rule or the average distance rule, were the least frequently used. अब इसको उन्होंने लिया as an example of prototype being the way our concepts are represented in the mind. I don't have an argument कि जी इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा. मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये फेसेस, टॉप रो देखिए और उससे नीचे वाली रो देखिए, वह गौर से देखिए. और अब यूं कीजिए
कि जो नीचे सबसे नीचे 3 फेसेस बने हैं उनमें से जो लेफ्ट पे है फेस उसे ले लीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि जनाब ये कैटेगरी 1 का फेस है या कैटेगरी 2 का। अब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट इज बेस्ड ऑन ओनली 5 एग्जांपल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ फेस। इस केस में आपके पास ज्यादा कोई चॉइस है ही नहीं। मे भी हो सकता है कि आप थोड़ी देर के बाद आप ये फैसला करें कि हाँ जी इसमें जो कैटेगरी 2 के फेसेस हैं उसमें नाक जो है वो आंखों से जरा नीचे है और कैटेगरी 1 के फेसेस जो हैं उसमें नाक जो है वो आंखों के ज्यादा करीब है। तो अगर आपको कोई ऐसा फेस मिलता है जिसमें नाक आंखों से दूर होता है तो वो कैटेगरी 2 का फेस है, और अगर नाक आंखों के ज्यादा करीब होता है तो वो कैटेगरी 1 का फेस। मे बी दैट इज वन strategy you can use. If that is the strategy you are using, Reed can decide कि आप प्रोटोटाइप के बेसिस पे जजमेंट दे रहे हैं, हालांकि आपने एक फीचर के बेसिस पे जजमेंट दे दी, and that is a possibility that he is not even considering. This is very important. आपको याद होगा कि जब हमने आई विटनेस टेस्टिमनी के हवाले से बात की थी तो हमने कहा था कि people sometimes misidentified assailants who were black. क्यों? कि उन्होंने उनके ब्लैक होने पे, उनके नोज के साइज और शेप पे और उनकी हाइट या दूसरे फिजिकल फीचर्स जो टिपिकली ब्लैक फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे किसी और बंदे को आइडेंटिफाई कर दिया। People are not very good at making facial judgments. So what Reed has done is actually just entertain 4 rules, whereas there is a possibility that there might have been other ways of looking at the same problem. Now if you look at the middle face in the bottom row, तो middle face जो है it is the prototypical face of category 1. ये कैटेगरी 1 के किसी भी फेस से आइडेंटिकल नहीं है बिल्कुल, लेकिन कैटेगरी 1 के जो टॉप रो के फेसेस हैं उनके फीचर्स अगर हर फीचर को एवरेज किया जाए और फिर उसे इकट्ठा किया जाए तो ये कैटेगरी 1 का प्रोटोटाइप। और इसी तरह जो सबसे राइट पे है बॉटम रो में फेस, ये कैटेगरी 2 फेसेस का या जो बॉटम रो है उस कैटेगरी का प्रोटोटिपिकल फेस है, ये भी एवरेज है उसकी। अब चांसेस आर कि व्हेन सब्जेक्ट्स ग्रुप द सेकंड फेस, द मिडिल फेस, द प्रोटोटाइप फॉर कैटेगरी 1 as part of category 1 and the third face or the prototype of the second row in category 2, according to Roche, they're using the prototypical model. He supports his finding based on subjects' own accounts. जब सब्जेक्ट से पूछा गया भाई आपने क्या किया, हाउ डिड यू डिसाइड कि ये जो फेसेस हैं, नॉवल फेसेस जो हैं ये कैटेगरी 1 के हैं या कैटेगरी 2 के हैं, a majority of them, about 58% of them said that they averaged the features of the faces. Now, it is possible actually to average the faces because these are basic shapes. इसमें अगर आप देखें इन फेसेस को आर्टिफिशियली ड्रॉ किया गया है और इसमें लाइंस इस्तेमाल की गई हैं। 2 तो लाइंस हैं, एक वर्टिकल लाइन है जो नोज है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि लिप्स हैं या माउथ है, और उसके बाद 2 आई टाइप शेप्स बनाई गई हैं, उसमें 2 छोटे छोटे सर्कल बना दिए। अब इज दैट हाउ वी एक्चुअली रिकॉग्नाइज फेसेस? I don't think so. I don't think we go by the size of eyes and nose and mouth and their relative difference to recognize a face or to categorize a face in a category. तो basic issue इसमें यह है कि जो top row है, top row और bottom row के जो different categories बनाई गई हैं, that's a very artificial situation. This has been a criticism of cognitive psychology, that a lot of very artificial situations are created in the laboratory and then generalizations are made on the basis of those artificial situations that are created in the laboratory. Don't get me wrong. I am not saying that some very clever experiments weren't done. On the contrary, I have been fascinated and I wanted always
every time I've mentioned an experiment, which is, a clever kind of intelligent kind, I've always tried to share my fascination with you, my students, and I've always wanted to inspire you to be experimenters, to come up with new ideas, to come up with new ways to design experiments, to find out the answers to our questions. But there are some cases in which major leaps of faith are required in order to generalize. To use this kind of very basic, bare, structured phase and then use it as an argument for the prototype theory is problematic, to say the least. What should happen here is, in fact, Reed acknowledges that while over 50% of people use prototype method, over 20% report using the feature frequency method. They see how many times which feature has occurred in category 1 and how many times in category 2, and which features in novel phases match which ones. So that's one. Then he also reports a small minority, another 20% or so, less than 20% perhaps, yes, who actually use the exemplar way, either the nearest neighbor or the average similarity, which are both looking at specific examples and matching each phase with a specific example. What Roche misses out here is that exemplar is not our tendency to match an object with every single item, with every single object in a category, but we only match it to a typical item in the category. Not a prototypical, but a typical item in the category. So for instance, if we see a crow and we have never seen a crow before, we will compare it to a bird like sparrow perhaps, and an eagle perhaps, and say yes, we think a crow is a bird like eagle and sparrow, and perhaps it's not a dog. So we would probably choose one or two exemplars of the concept to make the matching. I don't think we will compare a crow to an average imaginary bird in our head. And that is where I think there is an issue. But there is another issue. And that is when we found that there was evidence for not just prototypes in this very artificially created laboratory situation, but there is also evidence for, and I repeat, there's also evidence for exemplar and feature frequency. Then we as psychologists, we're not in the business of taking sides. We're in the business of discovering the truth. If one person is doing it one way, the other person is doing it another way, what we're acknowledging is the likelihood that all of us possess the ability to make prototypes in our head, or the tendency to make prototypes in our head, the tendency to keep exemplars in our head and use them when needed, the tendency to apply feature frequency strategies when that is valid. Okay? And use a mixture of these when that is required. So what I would like to emphasize here is not that one rule is superior to the other rule, but that different rules are applicable in different situations, and perhaps we are underestimating our university students doing these experiments, that they won't be able to creatively apply, selectively apply the rules where they are best needed or required. So now let's have another look at these slides as well as this experimental design,
because what I want you to do is fully understand it, not to let it pass. ये कई दफा टेंडेंसी होती है ना, ये भी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को पता है इस बात का, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमें ज़रा मुश्किल लगती है हम कहते हैं छोड़ो जी इसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिर बाद में मौका नहीं मिलता. तो इसलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट फुली एंड प्रॉपरली. 2 रोज आपको नजर आ रही हैं बड़े फेसेस की, और उसके बाद 3 छोटे फेसेस की, एक रो सेंटर बॉटम में है. तो जो ऊपर की रो है उनको हम कह रहे हैं कैटेगरी 1 फेसेस, जो उसके निचली रो है उसको हम कह रहे हैं कैटेगरी 2 फेसेस. और सब्जेक्ट्स आर सपोज टू लर्न एंड स्टडी कैटेगरी 1 फेसेस and then category 2 faces. And once they have actually studied them, then we show them novel faces. And then we say, which category does this face belong to? Does this face belong to category 1 or category 2? और वो novel faces की examples जो हैं वो आपको सबसे नीचे दी हुई है मिडल में, जो साइज मैंने खुद छोटा किया to fit it on the screen. तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के फेसेस हैं. सब्जेक्ट्स वर एक्चुअली शोन 25 नॉवल फेसेस एंड दे हैड टू डिसाइड whether each face belonged to category 1 or category 2. Now, the important thing here is to learn the rules. Nearest neighbor rule क्या है? Nearest neighbor rule है when you take the test item, जो novel item है आपको दिखाया गया, आप उसको कैटेगरी के सारे मेंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वो किसी एक के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है तो आप कहते हैं ये इस कैटेगरी. फिर इसको स्टीवन रीड कहते हैं कि जी ये एग्जाम्पलार की एक वर्जन है. फिर एवरेज डिस्टेंस रूल, जिसमें वो ये करते हैं कि वो पहले एक कैटेगरी के सारे फेसेस के साथ मिलाते हैं टेस्ट आइटम को, फिर दूसरी कैटेगरी के सारे फेसेस के साथ मिलाते हैं, कहते हैं जी ऑन द एवरेज ये किससे ज्यादा सिमिलर है, तो उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं. तीसरे जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है वो है प्रोटोटाइप रूल, कि वो 5 केसेस जब स्टडी कर रहे हैं कैटेगरी के तो उनका एक एवरेज प्रोटोटाइप वो बनाते हैं अपने जहन में. फिर जब टेस्ट आइटम आता है तो उस प्रोटोटाइप से उसको कंपेयर करते हैं. और चौथी स्ट्रेटजी उन्होंने ये बताई है कि जो फीचर है उसकी कॉमनैलिटी देखते हैं टेस्ट आइटम के साथ, उस फीचर की फ्रीक्वेंसी की. तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं विच वर यूज्ड और विच कुड हैव बीन यूज्ड, एंड रीड वांटेड टू सी द रिजल्ट्स. द रिजल्ट्स वुड सपोर्ट which rule would most subjects use. He found that most subjects use prototype, then they used the feature frequency, then they used the other 2 exemplar type models. But as I insisted earlier, and this is a point I'm going to stress now, is that when we do such a thing, when we do such an experiment, if we only get the prototype rule, then we can draw the conclusion that this is what human beings usually do. If in an artificial laboratory situation we are getting subjects who are applying different rules, some are applying prototype, others are applying feature frequency, still others are applying exemplar rules, then it's difficult to say whether to conclusively say that prototype rule is the most dominant rule in our information processing. Because what we find is that because subjects are using all of these different rules, the probability is that in a different situation they might use a different rule. ठीक है ना? तो जहाँ पे मसलन अगर आपने इस तरह के आर्टिफिशियली जनरेटेड फेसेस में कंपेयर करना है तो आप हो सकता है कि प्रोटोटाइप रूल यूज करें, लेकिन अगर आपने किसी बर्ड को आइडेंटिफाई करना है या किसी डॉग को आइडेंटिफाई करना है
या किसी इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हो सकता है कि उस वक्त आप एग्जेम्पलार इस्तेमाल करें, ठीक है ना। फर्ज करेंगे एक छोटी सी चीज उड़ती हुई आपकी तरफ आती है जिसकी कोई 5-6 टांगे आपको नजर आ रही हैं, सर पे 2 एंटेने भी हैं और उसके छोटे से पर भी हैं, बहुत छोटे से, और भिनभिनाने की आवाज भी आ रही है, लेकिन आपने उसे पहले कभी नहीं देखा. Chances are you will say it's an insect, not because you will compare it with the prototype typical insect, but you will compare it with an example of an insect. You will probably compare it to a mosquito or a daddy long legs or a fly or a spider and reach the verdict that this is an insect. तो यहाँ पे मैं भी कोई एग्जाम्पलर मॉडल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइड नहीं लेना चाह रहा हूँ. Don't get me wrong. I'm just trying to report to you what the evidence suggests. And the evidence suggests that there is at best inconclusive support for the prototype rule. There is some support in artificial laboratory situations, and even that is not valid in most other situations. Nosovsky in 1991 took Reed's very own experiment and tried to replicate it. Nosovsky का ये ख्याल था कि जनाब Reed has a very strong position on the prototype theory. और Nosovsky की ओपिनियन थी कि उसकी वजह से शायद उनकी फाइंडिंग्स कलर हुई हैं. He didn't accuse him of faking the data. I don't want to say that. He just said that perhaps his interpretation of subjects' findings, subjects' choices were misguided because of his enthusiasm for the prototype theory. So Nosovsky did the same experiment in 1991 and found that many subjects were actually using exemplars in classification and not prototypes. So even that so-called evidence was challenged by Nosovsky. Then we have some studies by J.D. Smith and J.P. Minda in 1998, and they came up with a unique idea, but I think it's a better style of thinking in cognitive psychology. It's not an either or. It's not a prototype versus exemplar. What they're saying is that probably we use something like a prototype for early learning. When we're learning about something, when we're children and we see a goat, एक बच्चा है वो शहर में रहा है और उसने लेट्स से कभी बकरी देखी नहीं है, तो वो शहर से गांव की तरफ ड्राइव कर रहा है, रास्ते में उसे एक बकरी नजर आती है, तो वो छोटा बच्चा भी बोलना सीख रहा है, चंद अल्फाज आते हैं, तो वो गोट की तरफ देखता है, कहता है बौ 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 बौ. I don't know if you've experienced that. The child actually thinks this is a goat, this is a dog, ठीक है, because he's seen dogs in the city, but he's never seen a goat. तो अर्ली लर्निंग में हो सकता है कि बच्चे ने एक एवरेज पिक्चर बनाई हो डॉग की जहन में और उसके साथ वो गोट को कंपेयर कर रहा हो, और उसकी वजह से वो हो सकता है कि वी कैन मे बी कंक्लूड दैट देयर इज सम प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द चाइल्ड्स हेड. अर्ली लर्निंग जब होती है, अब जैसे आपने जब ये 5 तस्वीरें देखी थी तो हो सकता है आपने प्रोटोटाइप अपने जहन में बना लिया हो उस कैटेगरी, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, maybe it's possible. But once you get used to the category, once you get used to the object, the thing that you refer to is not the prototype anymore but the exemplar. क्यों? कि exemplar आपके सामने है, it is alive and well, it gives you a good frame of reference and it tells you what things are like. So I think this way of looking at both prototypes and exemplar is a healthier way of looking at different phenomena. और जैसे कि रीड के अपने एक्सपेरिमेंट में था
कि कुछ लोगों ने एग्जाम्पलर यूज किया था, कुछ ने फीचर फ्रीक्वेंसी यूज की थी और कुछ ने प्रोटोटाइप यूज किया था. तो अगेन इट्स एन एग्जाम्पल दैट पीपल adopt different strategies for concept development and concept storing. So, for this, I would say that we need to maybe do more integration rather than argumentation. जो वेस्टर्न साइंस का मॉडल है ना, वो एक्चुअली आई थिंक इट हैज बीन बिल्ट ऑन दिस डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंटेटिव मॉडल कि एक्स है वाई नहीं है, वाई है तो जेड नहीं है. इसकी जैसे वो कहते हैं ना, ये हमारे कल्चर में भी होता है कि जी मर्द अक्लमंद होते हैं या औरतें अक्लमंद. आई फाइंड दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इज नॉनसेंसिकल. भाई मर्द भी अक्लमंद होते हैं, औरतें भी अक्लमंद होती हैं. मर्दों में कई बेवकूफ भी होते हैं, औरतों में भी कई बेवकूफ होते हैं. तो ये इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये अक्सर हमारे डिबेट्स में होती हैं कि वो जैसे वो एक डिबेट में एक टॉपिक दे दिया जाता है ना आपको कि जी इंसान जानवर से भी बदतर. तो अब एक साहब जो हैं उसकी अपनी आर्ग्यूमेंट की हिमायत में तकरीर किए जा रहे हैं, दूसरे अपनी आर्ग्यूमेंट की हिमायत में तकरीर दिए जा रहे हैं, फिर बाद में ऑडियंस वोट करती है कि जी कौन विनर है. अब दैट इज नो वे टू सेटल अ डिफरेंस in psychology or in science even. So I think we need to adopt one thing we can teach the West, and that is that we integrate different approaches into a new one. So let's integrate the prototype theory and the exemplar theory into a unified theory which includes multiple models of concept, multiple models of mental representation. What we need to do is look at the experience of different psychologists, and perhaps there is grounds to believe that we make prototypes in the early stages of learning and exemplars for the more subsequent ones. इसकी एक और बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो दी जा सकती है. आप खुद ये ट्राई कर सकते हैं लोगों से पूछ के कि जनाब आपसे किसी भी चीज़ की मिसाल पूछी जाए तो आपके जहन में सबसे पहले उस चीज़ की एक तस्वीर, उस चीज़ की एक शक्ल नज़र आएगी. फर्नीचर का जब से मैंने आपसे पूछा था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको यकीनन कोई सोफ़ा या कोई कुर्सी अपने घर की नज़र आएगी. इसी तरह जब परिंदे की बात की थी तो मुझे यकीन था, मैंने यकीन से आपसे ये कहा था कि आपको कोई चिड़िया या कोई कौवा नज़र आया होगा. हाँ, अब हो सकता है कि जनाब आप ज़ूलॉजी में काम कर रहे हों, चीलों के साथ काम कर रहे हों किसी वजह से, ऑर्निथोलॉजिस्ट हों, तो फिर हो सकता है कि अगर कोई शख्स लफ्ज़ बोले बर्ड तो आपको चील नज़र आए. जैसे कि मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें पीपल एक्चुअली, दोज हु वर एक्सपर्ट्स एट समथिंग, यूज द सबऑर्डिनेट कैटेगरी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन. तो these are complex issues. They don't have simple answers. But I don't want you to be discouraged by the difficulty of the material. ठीक है? And please look around you and see, live the concept and the categories around you. Try and see, try and experiment with yourself. Close your eyes frequently, look at things, say, how am I representing this particular thing? How am I grouping abstract categories and how am I grouping concrete categories? How am I looking at superordinate categories? How am I looking at subordinate categories? And what is my understanding of the basic level of categories and concepts? Which theory do I favor and how would I integrate them? With these words, I bid you farewell. Khuda Hafiz.